हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं थ्रू आउट द ईयर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आज हम चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मेरी आपको ये भी सजेशन है कि आप अपने नोट्स कलरफुल बनाइए। कलरफुल नोट्स का ये फायदा होता है, जब आप दोबारा उसे रिवाइज करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब बच्चों, हम आसपास जो भी देखते हैं वो एक मटेरियल का बना होता है और जो साइंटिस्ट हैं उस मटेरियल का नाम उन्होंने मैटर बोला। उन्होंने बोला कि जो भी हमारे आसपास बना हुआ है वो मैटर का बना हुआ है। अब मैटर होता क्या है? मैटर कुछ नहीं, एक ऐसी चीज होती है जिसका कुछ मास हो और वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर कहते हैं। तो जो पुराने जमाने के फिलोसफर्स थे, अर्ली फिलोसफर्स, उन्होंने बोला कि जो मैटर है वो पंचतंत्र है, मतलब जितना भी मैटर है वो 5 चीजों से मिलकर बनता है। और वो 5 चीजें कौन सी थी? तो इस बात को हम लिख लेते हैं। अर्ली philosophers classified matter in form of 5 basic elements. इन 5 एलिमेंट्स को बोला जाता था पंचतंत्र। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दी पंच तंत्र। अब क्या होता था पंचतंत्र, चलिए देखते हैं। तो पंचतंत्र का पहला जो सब्सटेंस था वो थी एयर, दूसरा था अर्थ, तीसरा फायर, चौथा स्काई और पांचवा वाटर। तो पुराने फिलोसोफर्स ने बोला कि जो मैटर है वो इन 5 चीजों से मिलता है। अब नए फिलोसोफर्स आए, उन्होंने बोला नहीं, नए साइंटिस्टों ने बोला कि जो मैटर होता है वो इन पर बेस्ड नहीं होता, वो बेस्ड होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अब इस चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम आगे अपने चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि सर अगर मुझे मैटर को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो मैटर लिखिए एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज space and has mass is called matter। तो ये होता है बच्चों मैटर। अब मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स of matter।
अब क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक करके हम उन्हें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ small particles called atom। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है और उन छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। अब बच्चों, ये हमें कैसे पता लगा कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है? तो इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अगर हम एक ग्लास में पानी लें और घर में जो हम सॉल्ट यूज करते हैं, हम थोड़ा सा सॉल्ट उस पानी के ग्लास में डाल दें और जब हम उसको मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद जो सॉल्ट होता है वो गायब हो जाता है, मतलब वो डिसॉल्व हो जाता है। अब वो सॉल्ट जाता कहाँ पे है? तो जो पानी होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अब उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप भी होता है, तो जो सॉल्ट होता है वो जो सॉल्ट जो है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो सॉल्ट का छोटा पार्टिकल वाटर के छोटे पार्टिकल्स के बीच में जाकर एडजस्ट हो जाता है, तो इसीलिए वो थ्रू आउट मिक्स हो जाता है और हमें थोड़ी देर बाद सॉल्ट अलग से नहीं दिखता है। ये रीजन है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट। These particles are too small to be observed with naked eyes। अब क्या जब आप वाटर का ग्लास देखते हैं तो क्या आपको पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से वो दिखते ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, these particles have space between them। अब क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। अब फिर से सवाल उठता है, हमें कैसे पता लगेगा कि स्पेस होता है कि नहीं होता? जब हमने पानी में सॉल्ट मिलाया था वो जाकर पानी के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो गया था। अगर वहां स्पेस नहीं होता तो क्या सॉल्ट का पार्टिकल जाके एडजस्ट हो पाता? नहीं हो पाता। तो इससे हमें पता लगता है इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 4, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other due to forces of attraction। अब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में एक ऐसी फोर्स होती है जो हर पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ खींचती है और उन फोर्सेस को हम बोलते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि मैग्नेट एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचती है, उसी तरह ये पार्टिकल्स भी एक दूसरे को खींचते हैं। अब जैसे कि हमने देखा है वुड जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पर अगर हमें एक वुड का टुकड़ा दे दिया जाए हम उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो वुड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं इन केस ऑफ वुड, जिसकी वजह से हम उसे इजीली ब्रेक नहीं कर पाते हैं। अब क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हर पार्टिकल हर मैटर के लिए सेम होता है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप प्लास्टिक देखोगे, प्लास्टिक पॉलीथीन देखेंगे, तो हम इसको इजीली टीयर कर सकते हैं, पर अगर हमने वुड दिया आपको, वुड इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो मैटर टू मैटर डिपेंड करते हैं। हर मैटर के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सेम। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। द स्ट्रेंथ of this force of attraction varies from one kind of matter to another। तो ये थे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इन पार्टिकल्स पर क्या इफेक्ट आता है। तो चलिए हेडिंग डालिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। अब सबसे पहला सवाल उठता है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर ले आता है। कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये हम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से मुझे एक कैरेक्टरिस्टिक्स और याद आया जो कि मैं मिस कर गया हूं, तो बच्चों पहले आप उसको भी लिख लीजिए, उसके बाद हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously moving। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो इंसेंस स्टिक, जो कि हिंदी में अगरबत्ती कहलाती है, अगर मैं अगरबत्ती को एक कोने में रख दूं, अब कोने में रख दूंगा, थोड़ी देर बाद अगरबत्ती की स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो अगरबत्ती जब जलती है तो उससे जो मैटर प्रोड्यूस होता है वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली मूव करता जाता है। तो इसी की वजह से जो मैटर यहाँ प्रोड्यूस हुआ थोड़ी देर में और दूसरे रूम के दूसरे एंड में पहुंच जाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि था काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। एटम बच्चों मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, दैट्स इट। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, बाकी हम एटम को डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे। तो चलिए अब काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लीजिए ये मैटर है, अगर मैं यहां पर कुछ टेम्परेचर का इंक्रीज कर दूंगा तो मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी वो इंक्रीज हो जाती है। अब सवाल उठता है मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? तो जैसा कि बच्चों मैंने अभी बताया था, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। अब किसी के मोशन की वजह से
मैंने आपको ये भी बताया था कि एनर्जी आती है एक पार्टिकल में मोशन की वजह से। तो क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते जाते हैं, वो मोशन कर रहे हैं, उसकी वजह से उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे होगी? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, और अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। ये इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होती है हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप ये याद रखिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो इस बात को आप लिख लीजिए। इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the kinetic energy of the particles of matter. And vice versa. वाइस वर्सा का क्या मतलब है? अगर इंक्रीज तो इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज भी होगा। तो ये था बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिफ्यूजन। आपसे एग्जाम में डिफाइन डिफ्यूजन एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है डिफ्यूजन, चलिए पढ़ते हैं। डिफ्यूजन बच्चों कुछ नहीं होता, जब दो पार्टिकल्स, दो मैटर के अलग अलग पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए अपने आप से, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मान लीजिए ये मैटर ए है, ये मैटर बी है, इसके कुछ पार्टिकल्स होंगे, इसके कुछ पार्टिकल्स होंगे। अगर हम इसे एक कंटेनर में डाल दें, अब ये अगर खुद से जो मिक्स होते हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए खुद से, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो चलिए इसको डिफाइन लिखते हैं। Particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. The intermixing of particles of two different types of matter on their own is called डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक्स में एक एक्टिविटी भी दे रखी है। अगर मैं एक ग्लास लूँ, एक बीकर लूँ, उसके अंदर मैं पानी फिल कर दूँ, अगर मैं पानी के अंदर क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, मैं इसे लिख देता हूँ
KMnO4, that is potassium permanganate. KMnO4 के क्रिस्टल्स को जब पानी में अगर मैं रख दूं तो बच्चों थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपने आप पर्पल हो जाता है। तो ये एक्सप्लेन करता है डिफ्यूजन। क्रिस्टल्स जो थे KMnO4 के, वो जाकर वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर के एटम्स या फिर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर एडजस्ट हो गए और डिफ्यूजन का प्रोसेस अकर हुआ। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा डिफ्यूजन क्या होता है। तो चलिए लिखिए हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन। तो नंबर 1 जो कि मैंने अभी आपको बताया, क्रिस्टल ऑफ KMnO4 वाली एक्टिविटी। क्रिस्टल ऑफ KMnO4 is placed in a beaker of water the water slowly turns purple on its own। तो ये पर्पल क्यों टर्न हुआ? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो कि क्रिस्टल्स थे KMnO4 के, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर एडजस्ट हो गए और इंटरमिक्स हो गए वाटर के पार्टिकल्स और क्रिस्टल एक दूसरे के साथ। इसे हम कहते थे डिफ्यूजन। तो चलिए सेकेंड पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी अलग अलग तरह की गैसेस प्रेजेंट हैं। अगर मैं फिर से अगरबत्ती वाला एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एक कोने में इंसेंस स्टिक जलाता हूं जो कि अगरबत्ती होती है, उसको मैं जलाता हूं, थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि जो उससे गैस निकली और जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है वो इंटरमिक्स हो जाती हैं और पार्टिकल्स तो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं। तो जो अगरबत्ती से निकली हुई गैस के पार्टिकल्स थे, थोड़ी देर में रूम के दूसरे कोने पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमें उसकी स्मेल वहां तक मिलती है। तो चलिए इसको हम लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, और इसमें अगर एग्जांपल लिखेंगे तो फ्रेगनेंस ऑफ एन incense stick, that is अगरबत्ती इन हिंदी। तो ये थे एप्लीकेशंस। अब बच्चों डिफ्यूजन से ही रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो चलिए हेडिंग डालिए, ये काइंड ऑफ अ एप्लीकेशन ही है डिफ्यूजन की, ब्राउनियन मोशन। एक पार्टिकल के जिगजैग या फिर रैंडम मोशन को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन।
अगर ये एक पार्टिकल है तो वो ऐसे 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 कुछ इस तरह से मूव करे तो इसे हम कहते हैं या तो जिगजैग मोशन या फिर रैंडम मोशन, क्योंकि रैंडमली कहीं पर भी मूव कर रहा है। तो पार्टिकल की जिगजैग या फिर रैंडम मोशन को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। अब सवाल उठता है कि सर ये ब्राउनियन मोशन होता क्यों है? बच्चों, जब एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ मिक्स होते हैं यानी कि डिफ्यूजन होता है, तो मान लीजिए यहां पर पहले से मैटर बी के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो जब मैटर ए के पार्टिकल्स इसके अंदर आएंगे, वो जब मोशन करेंगे तो जो पार्टिकल्स यहां पहले से प्रेजेंट हैं वो उनसे जाकर टकराएंगे, और जब टकराएंगे कोलिजन होगा तो वो अपना पाथ चेंज कर लेंगे। मान लीजिए पार्टिकल ऐसे आया, यहां पे टकराया, फिर पाथ चेंज कर गया, तो इस कोलिजन की वजह से एक रैंडम मोशन प्रोड्यूस होता है पार्टिकल्स का, और इसी रैंडम मोशन को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन या फिर जिगजैग मोशन। तो चलिए अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, पेपर में कैसे लिखेंगे, अब वो देखते हैं। द रैंडम और जिगजैग मोशन, मोशन या फिर मूवमेंट एक ही बात है, मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक हमने क्यों बोला? क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड और ये क्यों प्रोड्यूस होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्डमेंट मतलब टकराना, बॉम्बार्डमेंट फ्रॉम molecules of the surrounding medium is known as Brownian मोशन। अब यहां पर हमें एक नई चीज देखने को मिली, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट, जब एटम्स एक तरह के एटम या अलग तरह के एटम एक साथ मिल जाए तो वो एक बड़ा सब्सटेंस बना लेते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो मॉलिक्यूल इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम्स। तो चलिए अब हमने देखा होगा जो मैटर हमारे आसपास होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ चीजें सॉलिड होती हैं, कुछ चीजें लिक्विड होती हैं, कुछ चीजें गैसेस होती हैं। अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, क्या डिफरेंस है तीनों में? क्या ऐसा होता है कि एक चीज को सॉलिड बना दिया जाता है, दूसरी को लिक्विड, तीसरी गैस? तो अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए हेडिंग डालिए, स्टेट्स ऑफ मैटर। लिखिए बच्चों, वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस exist in
3 different states. कौन कौन सी होती हैं वो 3 डिफरेंट स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड gases. These states arises due to the variation in the characteristics of the particles of matter. तो ये जो स्टेट्स अराइज होती हैं ये डिपेंड करती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर. अब चलिए एक एक स्टेट को डिटेल में स्टडी करते हैं. तो नंबर 1 हेडिंग डालिए सॉलिड्स. एज द नेम सजेस्ट सॉलिड कुछ ठोस सब्सटेंस. तो सॉलिड जो होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है और ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं. अगर मुझे सॉलिड को कुछ साइज बताना है कि सॉलिड का कुछ वॉल्यूम बताना है तो मैं उसे बता सकता हूं, पर गैसेस और लिक्विड के लिए मैं शेप तो बता ही नहीं सकता कि ये इस शेप की होगी. अगर मान लीजिए सॉलिड की शेप बतानी है वो भी पॉसिबल है, पर लिक्विड के लिए क्या कोई शेप पॉसिबल है? वो तो आप जिस कंटेनर में डाल दोगे लिक्विड उसी की शेप ले लेगा. तो पहला पॉइंट है सॉलिड्स में हैव डेफिनेट शेप and volume. Point number 2, forces of attraction between particles is very strong. कहने का मतलब क्या है? सॉलिड के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3, हैव हाई डेंसिटी and cannot be diffuse. अब इस पॉइंट के अंदर काफी सारी टर्म्स नहीं आई. पहली डेंसिटी. क्या होता है डेंसिटी? बच्चों डेंसिटी कुछ भी नहीं होता. अगर मैं बोलूं कि इतना वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास होगा वो हर पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करेगा या फिर हर पार्टिकल का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा. तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसका मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में एक सब्सटेंस का जितना मास होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं. अगर मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर आयरन डाल दिया, आयरन के नेल्स डाल दिए, तो उसका मास बहुत ज्यादा होगा. तो इसका मतलब क्या होगा? डेंसिटी ऑफ आयरन इज हाई. पर उसी कंटेनर में, सेम साइज के कंटेनर में मैं अब डालता हूं कॉटन. अगर मैं कॉटन डालूंगा तो वो जो बॉक्स होगा, जो भी कंटेनर होगा, वो बहुत लाइट फील करेगा. इसका मतलब क्या हुआ?
डेंसिटी ऑफ कॉटन इज टू लो, क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास जो होता है कॉटन का वो बहुत कम होता है, पर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आयरन का मास बहुत ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब छोटे ही वॉल्यूम में उनका मास बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो कैनॉट बी डिफ्यूज, उनको डिफ्यूज नहीं किया जा सकता, उसे इधर उधर नहीं भेजा जा सकता इतनी इजीली। अब नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कहता है हाईली, या फिर सिंपली आप लिखिए इनकंप्रेसिबल। अब इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको इतना एक वुड का पीस देता हूं तो क्या आप उसे दबा दबा कर किसी तरह से उसे कंप्रेस कर सकते हैं? मतलब इतने पीस को क्या आप इतना कर सकते हैं उसी पीस को? तो इसका आंसर है नहीं। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकंप्रेसिबल नहीं होते हैं, मतलब कि वो इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं, तो दे आर इनकंप्रेसिबल। पॉइंट नंबर 5, अब क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास और बहुत अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 होगा पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ये थे बच्चों पॉइंट्स सॉलिड के। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए लिक्विड्स। तो लिक्विड्स का पॉइंट 1, जैसा कि हमने सॉलिड्स में बात की थी, फर्स्ट पॉइंट हमने बोला था हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब लिक्विड में क्या बोलेंगे? लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, पर उनका वॉल्यूम फिक्स होता है कि वो इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप but have definite volume। सेकेंड पॉइंट सॉलिड में हमने डिस्कस किया था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो लिक्विड्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि सॉलिड के केस में होता था। तो इसमें हम लिखेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between particles is less strong compared to solids। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 था दे हैव हाई डेंसिटी एंड कैनॉट बी डिफ्यूज। तो अगर मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो लिक्विड के लिए डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी कम होगी। तो इसमें हम लिखेंगे डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड्स। और अब आप मुझे बताइए क्या लिक्विड्स को डिफ्यूज किया जा सकता है इधर उधर? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, एंड कैन बी डिफ्यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट था, ये मैं बच्चों आपको एक एक पॉइंट कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो नेक्स्ट पॉइंट था इनकंप्रेसिबल।
तो सॉलिड्स होते थे इनकम्प्रेसिबल, पर लिक्विड्स जो होते हैं वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेस तो हो जाते हैं पर ऑलमोस्ट नहीं हो पाते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें था पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स तो क्लोजली पैक होते हैं पर सॉलिड से कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसलिए इसमें लिखेंगे पार्टिकल्स आर लेस closely packed than solids। तो ये था बच्चों सॉलिड, और इसके बाद हमने पढ़ा लिक्विड। तो अब हम अपनी लास्ट स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गैसेस। तो हेडिंग डालिए थर्ड गैसेस। तो लिखते हैं गैसेस का पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या बोलता था सॉलिड्स लिक्विड्स में, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैसेस के अंदर नाइदर दे हैव फिक्स शेप नाइदर दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, नाइदर they have fixed shape nor they have definite volume। पॉइंट नंबर 2, लिक्विड्स में था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज लेस स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू सॉलिड्स। जो गैसेस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही पुअर होता है, ना के बराबर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसमें हम लिखेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between particles is negligible। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता था, लिक्विड्स के अंदर थर्ड पॉइंट कहता था डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड्स एंड कैन बी डिफ्यूज्ड। अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ गैसेस, तो डेंसिटी ऑफ गैसेस होती है बहुत ही ज्यादा लो, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर, एक यहां पर एक यहां पर, तो उनका जो पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो मास होगा वो बहुत कम होता है। तो इसमें हम लिखेंगे डेंसिटी इज टू लेस। फोर्थ पॉइंट बोलता था बच्चों कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो अब मुझे आप बताइए, क्या गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है? जी हाँ, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो इसमें लिखेंगे दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अब मुझे आप बताइए कि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती हैं, बाकी दोनों क्यों नहीं होते थे? अगर हम बात करें सॉलिड्स की, सॉलिड्स अगर मान लीजिए दो पार्टिकल्स की बात करते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में कोई डिस्टेंस ही प्रेजेंट नहीं है, तो अगर मैं उसे कंप्रेस करूंगा तो जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो ना के बराबर ही है।
तो जब अगर मैं दबाऊंगा भी तो वो डिस्टेंस खत्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो ना के बराबर पहले ही है। अब मैं बात करता हूँ लिक्विड की। लिक्विड्स में थोड़ा सा दूर पार्टिकल्स होते हैं तो कंप्रेस हो सकते हैं, पर अगर बात करूं गैसेस की तो बच्चों गैसेस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं इतनी दूर दूर, और अगर मैं इनको कंप्रेस करूंगा तो ये बहुत इजीली बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे, तो इसलिए दे आर हाईली कंप्रेसिबल। इसी की वजह से हाईली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वजह से जो सीएनजी होती हैं कंप्रेसिबल नेचुरल गैसेस, वो हमारे कार्स में एज अ फ्यूल यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, छोटी सी जगह में ये स्टोर हो जाते हैं कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, और बहुत दूर तक हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, ड्यू टू दिस फैक्टर CNG, that is compressed natural gas, is used as a fuel these days because of its high compressibility, large volume can be stored in small cylinders and transported easily। तो ये था बच्चों सॉलिड लिक्विड गैस। अब क्या इफेक्ट्स होते हैं किसके, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल टाइम थैंक यू सो मच, और आप इसे रिवाइज कीजिए।